हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के चौधरी फिज़िक्स का एक स्टूडेंट एंड टीचर रहा हूँ और इसी जगह इसी चैनल पर आपसे हमारी एक मुलाकात हो चुकी है। उसमें मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर किया था। आज मैं आपसे उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में रेडिएशन और रेडिएशन से रिलेटेड जो कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसे हिंदी में विकिरण की दोहरी प्रकृति कहते हैं, उसको लेके आपके सामने आया हूँ। प्लीज़ ज़रा आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि रेडिएशन है क्या। तो आप स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि एनर्जी का स्पेशली हीट एनर्जी का प्रवाह तीन तरीके से होता है। एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो वही रेडिएशन है जिसे हम रेडिएशन को डिफाइन करने के लिए कहें तो रेडिएशन जो कम से कम शब्दों में, तो रेडिएशन इज एनर्जी इन मूवमेंट। गतिमान ऊर्जा को हम रेडिएशन कहते हैं। और यदि इसको थोड़े से डेफिनीशन का रूप देना हो तो दें, तो कहेंगे कि रेडिएशन इज इमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और मटेरियल मीडियम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने अभी कहा कि दूर से आती हुई हीट एनर्जी, जैसे सन से जो हीट एनर्जी आता है वो रेडिएशन के ही थ्रू आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि हीट एनर्जी जो ट्रांसमिट होकर सन से आता है और एम्प्टी स्पेस के थ्रू थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में, जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइप है, वह भी रेडिएशन है। इसमें कोई मास या मीडियम के एक्सचेंज और उसमें भाग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे भी होता है। और यदि इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हम दें, तो जो बगल में हम आपको डायग्राम जैसे दिखाए हुए हैं, उसमें दो डायग्राम्स हैं। एक डायग्राम में गामा रे से बात शुरू होती है और रेडियो वेव्स में ख़त्म होता है, और दूसरा है वो वायलेट से शुरू होता है और रेड में ख़त्म होता है। पहला जो है गामा रे, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो और उसे हम यदि आप फॉर्मूला के तौर पर, जो ट्रिक्स के तौर पर यदि हम याद रखना चाहें, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे को एक ट्रिक्स के तौर पर आजकल काफ़ी प्रचलित है। काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप लोगों को याद दिलाने के लिए तो शायद आपको मैं जो लाया हूँ वो भी अच्छा लगे कि राजू's मॉम इज़ विजिटिंग अंकल जेना गार्डन। ऑफ कोर्स यहाँ जेना है वो एक्स से है और गार्डन जी से है। तो आर फॉर रेड, एम फॉर माइक्रोवेव, आई इज़ फॉर इंफ्रारेड, यू इज़ फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्स-रे एंड जी फॉर गामा रे। और ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में है। और गामा रे
ऊपर से यदि आप गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीजिंग वेवलेंथ के तौर पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो उसी फॉर्मूला से जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी उसके प्रोपोर्शन में कम होगा। तो ये है बेसिक चीज़। इससे आपको कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका वेवलेंथ इतना है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा और ये कहाँ पर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विजिबल लाइट कहाँ पर है। तो इससे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज 400 ये नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रेंज में है, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसी को फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तौर पर आपके सामने है, जिसमें जो फार्मूला जो मैं बताया, राजू's मॉम इज़ विजिटिंग अंकल्स जेना गार्डन, और विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज बता दिया है। तो वायलेट लाइट का सबसे कम वेवलेंथ होता है और इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होगा इन कंपैरिजन टू ऑफ कोर्स वायलेट रेज। आगे बढ़ते हैं। अब रही बात हम फिर ये रेडिएशन से रिलेटेड इतनी सारी बातें थी। अब फिर आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से। तो मैं बेसिक डेफिनीशन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में बता चुका था, और उसी बात को यहाँ फिर मैं रिकॉल करने की कोशिश किया हूँ और उसे लिखा भी हूँ, जिसमें टारजेट और लाइट कैसा होगा। तो जब ये टारजेट फोटो सेंसिटिव होगा तब लाइट कैसा होगा, और यदि टारजेट अल्कली मेटल्स होंगे तब लाइट किस रेंज का होगा, ये बता चुका हूँ। इसे मैं जस्ट आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें मैं विशेष रूप से ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें भी जो रे जो भाग लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में, वो भी सारे के सारे रेडिएशन का ही एक रूप है और रेडिएशन ही है, और सब का वेलोसिटी c इन फ्री स्पेस 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। एक और विशेष जानकारी मैं देने की कोशिश किया हूँ, हालांकि आप लोगों के ये कोर्स में नहीं है, न्यूट्रिनो एंड उसका एंटी पार्टिकल्स, यह भी रेडिएशन का ही एक फॉर्म है और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे ही है, और इसका भी स्पीड 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और इसके पास भी कोई मास नहीं होता है और चार्ज भी नहीं होता है। ठीक है, तो फिर और आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कायदे से 3, 4, 5 जो यही सारे प्रॉपर्टी फोटोन्स के भी हैं, तो एक एक करके प्रॉपर्टी मैं इसको आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। वो है कि ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, और क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। मतलब आप यदि कहें 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच 1.2, 1.3 ये भी हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस होता तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ये डिस्क्रीट है, इसलिए इसको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। या तो एक रेडिएशन या 2 या 3 या 4, जिसे उसे हम एनर्जी के फॉर्म, पैकेट के फॉर्म में
फोटोन कहते हैं, और फोटोन सिंगुलर रहता है तो उसे क्वांटम कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म में उसे हम क्वांटा कहते हैं। तो एक फोटोन जिसके पास एनर्जी h न्यू होगा, 2 फोटोन के पास 2h न्यू होगा, 3 के पास 3h न्यू होगा, 2.5 फोटोन होता ही नहीं है, जैसे 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन जैसे नहीं होता है। वो चार्ज भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है और एनर्जी भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, फोटोन भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। तो आइंस्टाइन ने इस फोटोन के पार्टिकल कैरेक्टर को अहमियत दी और पहचान दी, इसलिए हम आइंस्टाइन के नाम से ही इसे कहते हैं, और कहते हैं कि आइंस्टाइन ने ही ये सेकेंड कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं, जो मैं पिछले क्लास में बताया था कि ये फर्स्ट कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट डेस्कार्टेस ने दिया था, लेकिन उनको मान्यता इसलिए नहीं मिली कि वो बेचारे न्यूटन के ज़माने के थे। उनके जस्ट बाद न्यूटन ने इस थियोरी को अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी ऑप्टिक्स, उसमें इस कर्पस्कुलर थियोरी का जिक्र किया, इसलिए ये क्रेडिट न्यूटन को जाता है। और तो फर्स्ट कर्पस्कुलर थियोरी की कहानी के तौर पर तो ऑफ कोर्स डेस्कार्टेस है, ये डेस्कार्टेस की बात करते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिकॉर्ड में न्यूटन का नाम आता है। एंड सेकेंड ऑफ कोर्स आइंस्टाइन का है। और आइंस्टाइन ये ने जो फोटोन का कंसेप्ट दिया है, फोटोन के पास बेसिकली 3 प्रॉपर्टी जो काफ़ी अहमियत रखता है, और वो 3 है, और उसी प्रॉपर्टी से बाकी सारे प्रॉपर्टी आप डिराइव कर सकते हैं और करते हैं कि हर एक फोटोन के पास एनर्जी h न्यू होता है और उसका मोमेंटम h न्यू बाई c होता है, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसके पास रेस्ट मास नहीं होता है ऑफ कोर्स, और मास नहीं होगा तो वॉल्यूम भी नहीं होगा, लेकिन इसके पास इक्विवेलेंट मास होता है, और वो इक्विवेलेंट मास आइंस्टाइन के दिया हुआ फॉर्मूला E एनर्जी E इज इक्वल टू mc² से m इंटू c के फॉर्म से आप निकालते हैं, और वो E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू h न्यू एंड मोमेंटम m इंटू c, वेयर m इज इक्विवेलेंट मास। ये इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, और ये डिराइव किया गया है। जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब हम कहते हैं कि इसके पास इंसिडेंट रेडिएशन के पास लार्ज एनर्जी है। एनर्जी का मतलब उस इंसिडेंट लाइट में फोटोन के पास लार्ज एनर्जी है, और एनर्जी ज़्यादा का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और जब हम कहते हैं उस इंसिडेंट लाइट में उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स यदि आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया जो स्ट्राइक करता है, वो उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह वगैरह के टर्म पर इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन शॉर्ट में हम कहें तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ photons present in the beam. So greater the intensity of radiation, greater is number of photons present in the radiation. फिर आगे बढ़ते हैं कि ये मीडियम चेंज करने से एक ये क्वालिटी है जो पहले से आप जानते हैं कि मीडियम यदि चेंज करता है तो
स्पीड चेंज कर सकता है, लेकिन वेवलेंथ चेंज कर सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकता है, होता है। और ये फोटोन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, और कोलाइड करने से एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड हो रहता है। ये पहले से आप जानते आ रहे हैं कि एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड क्वांटिटी, इसलिए इस समय भी उसमें यही बात लागू होता है। एनर्जी और टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इसमें कंजर्व रहता है। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब फोटोन ये रेडिएशन टारगेट को पर इंसिडेंट होता है, तो उस समय फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है। और आगे हम मैकेनिज्म जब डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो उस समय क्या होता है कि एक फोटोन अपना इंटायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन टारगेट के एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रॉन मटेरियल के सरफेस पर नहीं होता है, बल्कि सरफेस से थोड़ा अंदर होता है, और वो अपना एनर्जी देता है। उसके बाद बाकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। ये आप लाइट में आप पढ़े होंगे कि लाइट में डिफ्रैक्शन नाम का जो फिनोमेना होता है, तो ये फोटोन भी अंडर सुटेबल कंडीशन ये भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये फोटोन के पास वेवलेंथ कितना होता है, मोमेंटम कितना होता है, और एक फोटोन के पास कम से कम कितनी एनर्जी होती है। तो ये सारे फॉर्मूलेज के एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को डिराइव करते हुए हम लोग लाए हैं। और लास्ट फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है वो कैपिटल E इज इक्वल टू 1.2400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। Lambda is wavelength, and of course it is in angstrom into E into V, where E is charge of electron and V is applied potential. जो applied potential कौन सा है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देखेंगे पोटेंशियल हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए या उनको डी एक्सेलरेट करने के लिए, वो आगे देखते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही है। इसको देखिए, पढ़िए और खुश रहिए, और थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।